नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे। यहां उन्होंने शारदा घाट पर शारदा कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने माघ खिचड़ी कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि शारदा कॉरिडोर बनने से क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और युवाओं को इसका सीधा फायदा होगा। उन्होंने ये बताया कि यह परियोजना राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करेगी। शारदा नदी के किनारे एक आधुनिक और सुंदर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे ये आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये कॉरिडोर भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम भी करेगा। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना व्यापार, पर्यटन और आपसी संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि शारदा कॉरिडोर बनने के बाद टनकपुर क्षेत्र नई पहचान बनाएगा और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने टनकपुर में शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास किया और भूमि पूजन की। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपने ही अंदरूनी झगड़ों में उलझी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के नेता आपस में खींचतान कर रहे हैं और इस बात की होड़ लगी है कि कौन कितना बड़ा नेता है। उनके अनुसार कांग्रेस में नेताओं के बीच टांग खिंचाई की राजनीति चल रही है, जिसे प्रदेश की जनता भी साफ देख रही है। कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस के पास अब जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे बचे नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी मुद्दों से भटक चुकी है और सिर्फ आपसी विवादों में फंसी हुई है। उनका कहना था कि कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है और उसकी सोच भी सकारात्मक नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की राजनीति का स्तर गिर चुका है और जनता अब सब समझ चुकी है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश की जनता विकास चाहती है, जबकि कांग्रेस अंदरूनी संघर्ष में उलझी हुई है। कांग्रेस कब उलझी हुई नहीं रहती। कांग्रेस तो हमेशा उलझी हुई है। वो आपस में ही उलझे हुए हैं, आपस में ही उनकी मशक्कत चल रही है। कौन कितना बड़ा नेता के एक दूसरे की जो टांग खिंचाई कांग्रेस में चलती है, वो तो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। ना ही तो नीयत साफ है, ना ही सोच अच्छी है, और मानसिकता तो कितने नीचे के लेवल पर जा चुकी है कांग्रेस की, आप सब समझ सकते हैं। क्योंकि वो मुद्दे जो मुद्दे पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जनहित में उनका निराकरण करने का काम करते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरीके से चल रही है, लोगों की जो समस्या है उनका समाधान करने का काम। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित महिला संवाद सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने महिलाओं को केंद्र सरकार के आम बजट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर खास ध्यान दिया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं और प्रावधान किए गए हैं। उनका कहना था कि ये बजट देश को विकास की एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आई है, तब से देश के हित में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार की ज्यादातर नीतियां महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई, ताकि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। बहुत बिंदु ये जो बजट है, क्योंकि ये महिला मोर्चा की मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ ये हमें स्पष्ट करना अच्छा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के जब से उन्होंने दिल्ली में दायित्व संभाला, 13th बजट था और 9th कंसेक्यूटिव बजट निर्मला जी ने प्रेजेंट किया। तो जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में 2014 से, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको आप ठीक से अगर कैरेक्टराइज करो तो विमेन सेंटर्ड पॉलिसीज है। आप चाहे वो स्वच्छता कैंपेन देख लें, उसमें शौचालय बनाना है हमारी बेटियों के लिए, या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें 4 करोड़ आवास
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बने हैं, उसका मालिकाना हक टाइटल बहनों के या बेटियों के नाम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रुचि भट्ट ने खुशी जताई और वित्त मंत्री को बधाई दी है। रुचि भट्ट ने कहा कि एक महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करना पूरे देश की महिलाओं के लिए गर्व की बात है। ये दिखाता है कि आज महिलाएं बड़े फैसलों में आगे बढ़ रही हैं और देश का नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यह बजट महिलाओं और युवाओं की जरूरतों और सपनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें रोजगार, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने पर खास ध्यान दिया गया। रुचि भट्ट ने आगे कहा कि भाजपा सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। ये बजट महिलाओं को सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और नेतृत्व की भूमिका में लाने की दिशा में आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा ने तय किया कि बजट की जानकारी हर महिला तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए 12 फरवरी से पहले चौपालों और महिला सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को छोड़ा जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा का कहना है कि यह बजट एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की एक कदम है। जी क्योंकि हमारी महिला ने ये बजट 9वीं बार पेश किया है, तो पहले तो महिला मोर्चा के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे मोर्चे को महिला मोर्चा को राष्ट्र से भी और प्रदेश से भी महिला संवाद और महिला चौपालों के कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें हम संवाद में तो हम लोग अपनी की वोटर्स, जिन्हें हम कहते हैं हमारे प्रोफेशनल काम करने वाली, जैसे डॉक्टर्स हो गई, हमारे लेक्चरर्स हो गई, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हो गई, ऐसे लोगों को हमने इन्वाइट कर रहे हैं। और चौपालों के लिए हम ग्रामीण महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, जो हमारे एसएचजी की बहनें हैं या हमारी आशा कार्यकर्ती बहनें हैं, आंगनवाड़ी की बहनें, ग्रामीण बहनें, हम उनके बीच में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर वन भूमि प्रकरण को लेकर बापू ग्राम से पिछले कई दिनों से धरना दे रहे क्षेत्रीय लोगों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। उन्होंने लोगों से वन भूमि प्रकरण को लेकर गहन बातचीत की, साथ ही इस पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने हरीश रावत को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। हरीश रावत ने आश्वासन दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करेंगे। उन्होंने तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए भी प्रेरित करेंगे। हरीश रावत का मानना है कि यदि तथ्यों और सही जानकारी के आधार पर दस्तावेजों के साथ सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी तो कोर्ट वन भूमि प्रकरण में जनता के हित में साथ देगा। हरीश रावत ने बताया कि कोर्ट की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी। इसके लिए सरकार को सबसे पहले पहल करने की जरूरत है। यदि उनके प्रयास के बाद भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर जनहित का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस और बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुसार पक्ष रखने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने दावा किया कि पूरी कांग्रेस इस जनहित के मुद्दे पर सरकार और जनता के साथ खड़ी है। सरकार को चाहिए कि स्वयं पहल करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, पूरे दस्तावेज लेकर के जाए, पूरी जानकारियों के साथ जाए। और मुझे पूरा भरोसा है यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे तथ्य रखे जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अस्तित्व को ये तो स्वीकारेगा। और क्योंकि कोई भी आप कानून के सामने जब तक तथ्य नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब तक पूरी बातें रखी नहीं जाएंगी तो ये रखने का काम पहला दायित्व तो सरकार का है। तो खबर ऋषिकेश से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार के नए बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बजट साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऋषिकेश में देहरादून रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस बजट से उत्तराखंड को करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पैसा सड़क, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार जैसे कामों में खर्च होगा। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर योजना से राज्य में नए विकास कार्य शुरू होंगे। उत्तराखंड में 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिससे इलाज की सुविधा और बेहतर होगी। पर्यटन को बढ़ाने के लिए माउंटेन ट्रेल योजना लाई जाएगी। आईआईएम के सहयोग से 10,000 टूर गाइडों को नया प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही सभी थानों में के जरूरी कागज डिजिटल रूप में तैयार किए जाएंगे। सड़कों के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋषिकेश ग्रीन एलिवेटेड रोड और पिथौरागढ़ बाईपास शामिल है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी के संतुलित विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का
फंड भी मिलेगा। इसके अलावा लखपति दीदी योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। सामान्य पर्यटन के साथ साहसिक और मेडिकल टूरिज्म के लिए एक लंबी छलांग लगाने वाला ये बजट होगा। मैं सामान्य पर्यटन के साथ साहसिक और मेडिकल टूरिज्म के लिए एक लंबी छलांग लगाने वाला ये बजट होगा। तो पौड़ी गढ़वाल के डोब श्रीकोट गांव में शुक्रवार को कुमाऊं की ब्लॉगर ज्योति अधिकारी पहुंची। उन्होंने अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद दी। ज्योति अधिकारी ने कहा कि वो पहले भी परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन उनके खिलाफ केस चलने की वजह से वो नहीं आ पाई थी। अंकिता की मां सोनी देवी से मिलकर उन्होंने उनका हालचाल जाना। उन्होंने बताया कि अंकिता की मां की तबीयत ठीक नहीं है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ज्योति अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने जो सहयोग राशि दी थी वही पैसा वो परिवार को देने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता को न्याय दिलाने की आवाज उठाने पर उन्हें 6 दिन जेल भी जाना पड़ा। उनका कहना है कि अंकिता का परिवार पिछले 4 साल से इंसाफ की मांग कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो परिवार की हर संभव मदद करेंगी। दादा, मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि मैं इस माँ से पहले से मिलना चाह रही थी, जब से ये केस के मामले में हुआ था। और आज यहाँ पे इस घर पे आके ना दादा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी समस्त जनता को, और खासकर आज मैं उन बहनों से, उन माओं से कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर आना, कहीं जाना ना जाना ना, एक बार इस घर में जरूर आना और इस माँ से मिलके जाना। तब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों हम इन बच्चियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्यों हम इन बच्चियों के लिए सड़कों पे दराती लेके आ रहे हैं। क्योंकि जो इस माँ की हालत है ना इस टाइम पे दोस्तों, सिर्फ समझने की कोशिश हो रही है, समझ हम अभी भी नहीं पा रहे हैं। इस माँ के बगल में बैठी हूँ, मेरे हाथ पांव अभी भी कांप रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम ज्योति किमोठी है और इस समय मैं रुद्रप्रयाग से आ रखी हूँ यहाँ। ज्योति अधिकारी दीदी कुमाऊं से आई तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक इनके दुख में इनके साथ भैया। जब मैं यहाँ पहुंची हूँ ना, ज्योति दीदी ने मुझे बोला कि ज्योति मेरे साथ चलना है, तो वो भी अपने छोटे बच्चे छोड़कर, मैं भी अपने छोटे बच्चे छोड़कर एक ऐसी माँ से मिलने आए हैं। सच में 4 साल से जो रो रही हैं, इनका दुख देखे नहीं जा रहा है। मतलब आंखों पे ना इन्हीं की शक्ल घूम रही है, जो इनके आंसू आंखों में घूम रहे हैं मेरे अभी तक भी। और रही बात इसकी कि एक अंकिता भंडारी के लिए न्याय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तुम्हें सबसे पहले जो हमारे घर पे आज जो ज्योति अधिकारी आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों को एक भ्रांति थी कि ज्योति अधिकारी ने पैसे खा दिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं है। क्योंकि ज्योति अधिकारी ने मुझे दिसंबर लास्ट और मैं फ़ोन किया था कि मेरे पास 22,000 के करीब कहा था कि 22,500 हैं और मैं आपके यहाँ घर आऊँगा। फिर 3 तारीख को ज्योति अधिकारी द्वारा 3 जनवरी को ज्योति अधिकारी द्वारा कहा कि मैं आपको लेने आऊँगा और साथ ही देहरादून जाएंगे। तो मैंने ज्योति अधिकारी को कहा कि नहीं, हम खुद आएंगे और हम 4 तारीख को देहरादून मिलेंगे। ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर शहर में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर निगम का सबसे बड़ा लक्ष्य शहर को साफ और सुंदर बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऋषिकेश के तहत हर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया गया है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी सफाई के खास इंतजाम किए गए हैं। कूड़ा उठाने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है। इससे नगर निगम की आय भी बढ़ी है। शहर की सड़कों और गलियों में LED लाइट लगाई गई हैं। खराब सड़कों को ठीक किया गया है और नालियों का निर्माण कराया गया है। नगर निगम की सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोग घर बैठे टैक्स जमा कर सकेंगे। पार्कों के निर्माण और सौंदर्यीकरण पर भी काम चल रहा है। चंद्रेश्वर नगर में रजत जयंती पार्क और केशव पार्क में बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है। लाल जापानी में कचरा निस्तारण प्लांट का काम जारी है। शहर में EV चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट बस सेंटर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे सुविधा और आय दोनों बढ़ सके। ऋषिकेश नगर निगम में हम सब ने सबसे पहले जो काम किया था, नगर निगम के जो पुराना निगम था वहां से हमने शुरुआत किया था। उस समय 4 धाम यात्रा का सीजन था, तो मुझे लगता है पूरे ऋषिकेश के रोडों को
नवीनीकरण हम लोगों ने किया था, डामर रोड था हॉट मिक्स का, वो पूरे रोड को बनाया, वहां से शुरुआत किया। और बहुत सारे पार्क है ऋषिकेश के अंदर जो हम लोगों ने तैयार किया। अभी एक रजत जयंती पार्क है जो 2 करोड़ से ऊपर का पार्क है, उसको तैयार कर रहे हैं। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर शनिवार को मेगा सफाई अभियान शुरू किया गया। जिले के अलग अलग स्थानों पर प्रशासन की टीमों ने मिलकर सफाई की है। यह अभियान एक दिन 1 घंटा एक साथ थीम के साथ चलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार पंतद्वीप पार्किंग पहुंचे। वहां पर उन्होंने शांति कुंज के लोगों और कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई की। अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों ने मिलकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हरिद्वार एक धार्मिक शहर है, इसलिए इसे साफ रखना बहुत जरूरी है। उप जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर हम रोज थोड़ा ध्यान दें और सफाई को अपनी आदत बना लें तो शहर अपने आप साफ रहेगा। जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं। और ये सफाई अभियान आज एक दिन 1 घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें एनजीओज हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं, और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का एक बृहद अभियान आज चालू हुआ है। इसमें सारे संस्थानों को, स्कूलों को, सभी को आमंत्रित किया गया था। तो शांति कुंज को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। शांति कुंज ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ एक बृहद अभियान हमने यहाँ सफाई का चलाया है, और इसे हमने सेवा व्रत के रूप में लेकर के किया है। और ये हमारे अपनी तीर्थ नगरी है, तो हमारा भी अपना इसमें उत्तरदायित्व निभाने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी तो अल्मोड़ा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गांधी पार्क में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी बात रखी। मांगों को लेकर गांधी पार्क में ये प्रदर्शन यहां पर किया गया है। 21 फरवरी को देहरादून में ये धरना प्रदर्शन किया गया, आपको बता दें। और इसी के साथ साथ 13 मार्च को प्रदेश स्तरीय रैली निकालने का ऐलान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में किया गया। यानी कि गांधी पार्क में ये प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसके बाद आगे वो रैली भी निकालेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। तो राज्य कर्मचारियों का ये धरना यहाँ पर चल रहा है। परिषद के आह्वान पर हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग हमारी एसीपी की है 10 और 26 की। बार बार इस मांग को लेकर के शासन में सहमति बनने के बाद भी बार बार हमको चला जा रहा है। गोल्डन कार्ड की विसंगति सहित तमाम हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जिन पर सरकार लगातार हमको छंद का काम कर रही है। हमने 15 जनवरी से 31 जनवरी को हमारा गेट मीटिंग का कार्यक्रम था, और उसमें जन जागरण का हमारा अभियान रहा। उसके बाद हमारा आज 7 फरवरी को हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिले में है। उसके बाद 21 फरवरी को हमारा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन है। उसके बाद 13 मार्च को प्रदेश स्तरीय बहुत भयंकर रैली होगी, जिसमें अगर सरकार नहीं चाहती तो आगे की हमारी रणनीति तय की जाए। राज्य कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगे यहाँ पर है, जो पिछले कई सालों से जो है उसमें पेंडिंग पड़ी हुई है, जबकि शासन अपने तरफ से कई बार इसमें सहमति भी दे चुका है, लेकिन उसके शासनादेश जारी नहीं हो रहे हैं और सरकार की मंशा लग रही की देने की नहीं है, कर्मचारियों को बार बार चला जा रहा है। तो उसी के क्रम में आज यहाँ पर हमने एक धरना प्रदर्शन रैली का कार्यक्रम रखा है, और जिसके बाद जो है जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया।
तो खबर नैनीताल से है, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। प्रमुख मांगों में एसीपी के अंतर्गत पदोन्नत, वेतनमान, वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना और पदोन्नति में शिथिलीकरण शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि शासन स्तर पर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आगामी 21 फरवरी 2026 को राजधानी देहरादून में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। खबर नैनीताल से है, जहां कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से यहां किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सभी प्रदर्शनकारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे बड़ा प्रदर्शन देहरादून में किया जाएगा। नैनीताल में फिलहाल अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो ये जो प्रदर्शन है ये बड़ा रूप लेगा और देहरादून में ये प्रदर्शन किया जाएगा। किस चीज़ को लेकर और क्या मांगे हैं? जैसा कि आपको विदित ही होगा कि हम लोग पिछले 15 जनवरी से हम लोग लगातार गेट मीटिंग कर रहे थे कि आज ये उसका द्वितीय चरण है। हमारा 18 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हमने विभिन्न विभागों की इस मांगों को समन्वय करके इसमें हम इसको आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन के बाद हम लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देंगे। ये बड़ा रोज का विषय है कि अभी तक हम लोग लगातार 15-20 दिन से हम लोग धरना कार्यक्रम, ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर अभी तक राज्य सरकार द्वारा इसमें इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे सारे कर्मचारियों में आक्रोश है और निराशा फैल रही है। तो हमारा सरकार से अभी अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इसको मांगे हमारी मान ले, नहीं तो पूरे कर्मचारी सड़क पे उतरे हुए हैं और सड़कों सबको रोष हुआ है इसमें। खबर देहरादून से है, जहां पर एक लापरवाही मेडिकल की तरफ से सामने आई है। मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन ने सख्त कार्रवाई भी की है। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें लापरवाही की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर केस को एनएमसी को भेजा गया, जहां पर एथिकल कमेटी ने कार्रवाई करते हुए संबंधित अस्पताल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही लापरवाही के आरोप में शामिल न्यूरोसर्जन का रजिस्ट्रेशन 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। सीएमओ देहरादून ने बताया कि मरीज को समय पर अटेंड ना करना गंभीर लापरवाही है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। खबर देहरादून से है, जहां अस्पताल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। न्यूरोसर्जन का रजिस्ट्रेशन भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है और इस वजह से इस पर सख्त कार्रवाई की गई है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई लापरवाही यहां पर ना देखने को मिले। न्यूरोसर्जन की लापरवाही के बाद न्यूरोसर्जन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। साथ ही साथ अस्पताल पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद की दुखद घटना के बाद बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल लत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। इसी घटना पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बच्चों में मोबाइल की बढ़ती हुई लत और असहिष्णुता समाज के लिए गंभीर चुनौती ये बनती जा रही है। डॉक्टर खन्ना ने अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को केवल सुविधाएं ही नहीं बल्कि ना सुनने की आदत और सही गलत का फर्क भी सिखाएं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक संवाद, सीमित डिजिटल उपयोग और बच्चों के साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। इससे बच्चों का मानसिक संतुलन बना रहता है। मैं डॉक्टर गीता खन्ना, अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुखद घटना के संदर्भ में आज आपसे बात करने आई हूं। सुबह के समाचार पत्रों में हम सबने पढ़ा कैसे 3 बच्चियों ने मिलकर 9वीं मंजिल से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनसे उनका मोबाइल छीन लिया था। यह बात 2 बहुत महत्वपूर्ण बातों की ओर इंगित करती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरिद्वार के वन क्षेत्रों में भी मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा आबादी से सटे वन क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने मनसा देवी, चंडी देवी और संपर्क मार्गों पर साफ सफाई करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सहायक वन संरक्षक अजय लिंगवाल ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वो अपने आसपास सफाई रखें और सप्ताह में कम से कम 2 घंटे स्वच्छता के लिए जरूर दें, जिससे वन क्षेत्र स्वच्छ और सुरक्षित बने रहे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आज 7 फरवरी को पूरे हरिद्वार जिले में बृहद सफाई अभियान का जो है आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पे न केवल तमाम सरकारी विभाग एवं हमारे जो भी स्थानीय जनता है, समुदाय है, उन लोगों के सहयोग से ये जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से जितना भी हमारा वन क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहाँ ज्यादातर जो है अपशिष्ट प्रबंधन में समस्या आती है, ऐसे क्षेत्रों में हम लोग जो है विशेष ध्यान देते हुए सफाई अभियान का आयोजन करवा रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो है यही अपील की जा रही है कि जो है प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 घंटे हम लोग अपने अपने स्तर पे, अपने कार्यालयों में, अपने रिहायशी क्षेत्रों के आसपास जहां भी संभव हो सफाई अभियान का जो है हम लोग इसका हिस्सा बने। तो बेरीनाग में 8 फरवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में युवाओं ने नगर क्षेत्र में बाइक रैली निकालकर लोगों से सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। कार्यक्रम संयोजक मनीष पंत ने बताया कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में हजारों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों से आयोजन में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। खबर उत्तराखंड के बेरीनाग से है, जहां पर हिंदू सम्मेलन को लेकर ये बाइक रैली निकाली गई। आरएसएस के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर भगवा रंग किस तरह से छाया हुआ है। जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। बेरीनाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आठ फरवरी को हिंदू सम्मेलन होगा, उसके नेतृत्व में, आरएसएस के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जहां पर पूरे शहर में जय श्री राम के नारे लगे। हिंदू सम्मेलन को लेकर ये बाइक रैली निकाली गई। तो उत्तराखंड के बेरीनाग की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिंदू सम्मेलन को लेकर ये रैली यहां से निकाली गई है। जो पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पूरे शहर में भगवे रंग का जो ये ध्वज है, उसे लेकर लोग गाड़ी, बाइकों पर सवार थे। साथ ही साथ पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आरएसएस के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई। बहुत विशाल रैली बनाई है और कल के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी पूरी शक्ति लगा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करके उनको घरों से निकाल के इस रामलीला मैदान तक लाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।